चलो बेटा, अब वो कल वाला चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करें ना। भाई वो स्टेटिस्टिक का थर्ड वाला चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, चलो अब उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अब कल याद है हमने नया टॉपिक शुरू किया था मीडियन के बारे में। पहले हमने पहले की 3 एक्सरसाइज देखी जो मीन के बारे में देखी थी। मीन के अलग अलग टाइप्स भी देखे थे, समझे थे ना पहले। और कल हमने स्टार्ट किया था मीडियन के बारे में। कल ये समझा था ना कि भाई मीडियन मतलब कोई भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू कहलाती है, जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है वो मीडियन है। कल इसके बारे में समझा था। और याद है ना, कल मीडियन अकेला नहीं फाइंड किया था, मीडियन के साथ हमने दूसरी चीजें भी फाइंड की थी कि जैसे मीडियन के साथ क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये वैल्यूज भी तो ढूंढी थी हमने, है कि नहीं। मीडियन वो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स था, वो क्वार्टाइल डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेसाइल कितने पार्ट में? तो 10 इक्वल पार्ट्स में। और परसेंटाइल कितने पार्ट में? तो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं। कल ये पूरी थियरी समझी थी और ये चारों हमने फाइंड किए थे रॉ डेटा के हिसाब से। किसके हिसाब से ढूंढा था हमने? तो भाई रॉ डेटा के हिसाब से कल हमने ये सब फाइंड किया था कि नहीं, याद है ना, है कि नहीं। अब आज वही हमें मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल समझना है डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से। उन दोनों के हिसाब से भी हम लोग फाइंड करें कि भाई ये चीजें फाइंड कैसे करनी है हमें। ठीक है, तो चलो जैसे रॉ डेटा के बारे में समझा था वैसे ही जो है वो डिस्क्रीट डेटा के बारे में भी समझे हम लोग। तो डिस्क्रीट डेटा में भी पहले अगर फार्मूला देखे ना, तो देखो मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, उन सब की फार्मूलाज रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा में सेम आती है। रॉ डेटा हो या डिस्क्रीट डेटा हो, फार्मूला सेम है, कैलकुलेशन अलग है लेकिन फार्मूला उसमें सेम आएगी। कि भाई जैसे मीडियन, तो मीडियन में हम लोग रॉ डेटा में जैसे फार्मूला रख रहे थे, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए भी वही फॉर्मूला आएगी कि अगर हम मीडियन की फॉर्मूला रॉ डेटा में रखी थी ना n+1/2, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए भी वही फॉर्मूला कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन। सेम फॉर्मूला, कैलकुलेशन अलग आएगी जो हम देखेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम। ठीक है, क्वार्टाइल्स के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखी थी QJ, तो J इंटू n+1/4, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, उसमें डिवाइड बाय 4 आता है ना, है कि नहीं। क्वार्टाइल में रॉ डेटा में भी यही फॉर्मूला थी, इसमें भी यही। डेसाइल के लिए भी अगर कहें तो डेसाइल के लिए भी वही कि J इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, तो J इंटू n+1/4, सॉरी 4 नहीं, 10th ऑब्जर्वेशन। हाँ डेसाइल है, 10 पार्ट हो जाते हैं तो उसको डिवाइड बाय 10, सॉरी क्वार्टाइल्स में डिवाइड 4, मीडियन में डिवाइड 2। और परसेंटाइल, तो परसेंटाइल में J इंटू n+1/100, 100th ऑब्जर्वेशन, n+1/100 ऑब्जर्वेशन। वैसे रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, फॉर्मूला सेम, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। हम रॉ डेटा में कल कैलकुलेशन देखी थी, तो कैलकुलेशन में ऐसा था ना कि जो भी रॉ डेटा दिया गया है तो उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे कि भाई जो भी ऑब्जर्वेशन आया, सपोज अगर मीडियन फाइंड कर रहे हैं, आंसर आया 6th ऑब्जर्वेशन, तो जो असेंडिंग ऑर्डर में था उस असेंडिंग ऑर्डर में 6th वाला नंबर देख रहे थे कि ये मीडियन का आंसर। और अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में अलग कैलकुलेशन थी, कल वो एग्जांपल भी समझा था, इलस्ट्रेशन 25 उसमें, याद है ना। ठीक है, वो रॉ डेटा में ऐसे, डिस्क्रीट डेटा में कैसे कैलकुलेशन करना है समझना। और उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 है, एक्सरसाइज 3.4, उसमें क्वेश्चन 3 है, वो डिस्क्रीट डेटा में है। हाँ क्वेश्चन 2 बाकी है, वो क्वेश्चन 2 हमारा कंटिन्यूस डेटा का है, वो इसके बाद देखते हैं। पहले टॉपिक साथ में चल रहा है तो हमने रॉ डेटा समझा, अब डिस्क्रीट डेटा में पहले समझ लें हम लोग। तो क्वेश्चन 3 समझते हैं इसमें। जैसे दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ 80 स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज। कॉलेज में 80 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है और उनकी एज दी गई है कि भाई 17 एज वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो 11 हैं, 18 एज वाले 14 हैं, 19 एज वाले 22 स्टूडेंट हैं, ऐसे पूरा डेटा है। और इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन एज, मीडियन फाइंड करना है, उसके बाद Q1, D4, P32 ये सब भी ढूंढना है, मतलब चारों फाइंड करना है।
चारों फाइंड करना है ना, तो चलो फाइंड करें। अब इसमें जो एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए वो हमारा x और f कहलाया ना, कि x ऑब्जर्वेशन और f फ्रीक्वेंसी। x ऑब्जर्वेशन हुआ जो दिया हुआ है एजेस हमारी, और जो है वो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया गया है वो है कि नहीं। तो पहले वो लिख दें, कैसे दिया है, 17 से 23 है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, बराबर। और फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 11, 14, 22 एंड देन 15, 8, 15, 8, 6 एंड 4। ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। अब इसमें ये चारों फाइंड कर रहे हैं, चारों फाइंड करें, एक एक करके ढूंढे हम लोग। बट डिस्क्रीट डेटा में ध्यान दो, जब भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, आगे कंटिन्यूस में भी मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल ये सब फाइंड करना हो ना, तो वो हमें मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। किसके हिसाब से मिलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF हमें ढूंढना पड़ेगा। याद है 10th में भी आप लोग मीडियन फाइंड करते थे तो उसमें साथ में CF ढूंढते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी पहले CF फाइंड करना है, उसके बेस पर ये चारों वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रीट डेटा में ये अलग है, रॉ डेटा में जरूर नहीं थी CF की, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो क्यूमुलेटिव क्या फाइंड करें। रॉ डेटा में तो फ्रीक्वेंसी नहीं आती थी तो उसको अलग किया था। जहां पर भी फ्रीक्वेंसी है और उसमें ये मीडियन, क्वार्टाइल कुछ भी ढूंढना है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पर ढूंढेंगे। तो CF फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड चैप्टर में भी समझा था भाई हमने। या सिंपल के CF फाइंड करना हो तो पहला नंबर सेम 11 वो सेम आता है, और फिर आगे वो एक एक करके प्लस करते हुए आते हैं। फर्स्ट सेम और फिर आगे प्लस करते हुए आएंगे। ऐसे CF फाइंड करेंगे ना, कि पहला नंबर सेम 11, फिर आगे प्लस होगा 11 और 14 तो 25, 25 और 22 तो 47, 47 एंड 15 तो कितना हो जाएगा 62, 62 और 8 तो 70, प्लस 6 तो 76 एंड प्लस 4 तो 80, बराबर। CF क्या हुआ 80, मतलब ये सब का टोटल हमने किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया हमारा 80। ओके, अब चलो, अब हम ये सब फाइंड करें। अब जैसे पहले मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन की फॉर्मूला वही n+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो n+1/2। अब यहाँ n पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ n पर फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है। यहाँ n पे ऐसे मत लिखना कि भाई यहाँ पर 6-7 नंबर है तो हम n=7 लिख दें, वैसे नहीं करना है। यहाँ n= फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये तो हमने मीन में भी समझा था। जब मीन वाले सम्स किए थे तब भी हमने समझा था कि अगर डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस डेटा है, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में n=σf होता है, बराबर है। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा के लिए n=σf फ्रीक्वेंसी का टोटल बनता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था 80, तो n पे 80 लिखना है, कि यहाँ हो जाएगा 80 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, बराबर। ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो भाई कितना आंसर आएगा 80 + 1/2, तो 81 और डिवाइड बाय 2 कितना 40.5, 40.5 ऑब्जर्वेशन। यही हो जाएगा ना 80 का हाफ, है ना, 81 का हाफ 40.5। अब इसमें कैसे, तो कल जैसे रॉ डेटा था उसमें आंसर आता था कि भाई अगर जो 6th ऑब्जर्वेशन है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में 6th वाला नंबर। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ CF के जरिए फाइंड करना है। डिस्क्रीट डेटा में ऐसा कि यहाँ जो ऑब्जर्वेशन मिला ना 40.5, तो CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि 40 से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, पहला 40 से बड़ा नंबर, इससे बड़ा नंबर, तो इससे बड़ा नंबर पहला कौन सा आ रहा है 47, बराबर ना। ऐसे तो दूसरे भी काफी बड़े हैं, पर 40 से बड़ा पहला नंबर कौन सा आ रहा है 47। तो इससे बड़ा जो नंबर मिले CF में, उसके सामने का ऑब्जर्वेशन वो हमारे मीडियन का आंसर, बराबर। यहाँ पॉइंट में एक फायदा है कि पॉइंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि यहाँ पर पॉइंट है तो वो जैसे हम रॉ डेटा में फॉर्मूला लगा रहे थे, यहाँ ऑलमोस्ट फॉर्मूला नहीं लगेगी। जहाँ लगेगी मैं एक पॉइंट बताऊंगा उसमें, बाकी इसमें ऑलमोस्ट फॉर्मूला नहीं लगती है।
इसमें सीधा ही देखना होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन मिला CF में उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 47 है, तो उसके सामने का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन लिखना है, F या CF आंसर नहीं है, आंसर ऑब्जर्वेशन है, आंसर इसमें से मिलता है X में से हमेशा। तो 40 से बड़ा नंबर 47 है, उसके सामने का आंसर कौन सा है, 19। तो मतलब कि मीडियन हमारा M इक्वल टू 19 है, मीडियन की वैल्यू 19। ऐसे सिंपल हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा में। रॉ डेटा के कंपेयर में डिस्क्रीट डेटा इजी है कि नहीं? तो ये सिंपल मिल गया मीडियन का आंसर। अब अगर क्वार्टाइल भी ढूंढना है, जैसे इसमें Q1 पूछा हुआ है, तो हम वही करें कि 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही करेंगे ना, n प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा कि 1 इंटू n पे 80 लिखेंगे, 80 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 1 81, 81 डिवाइड बाय 4, तो ये 40, 40 का आधा 20, 20.25 ऑब्जर्वेशन होगा, है कि नहीं? अब कैलकुलेशन कर दो, कैलसी है तो कैलकुलेशन करो, 81 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 20.25 और उसको 1 से मल्टीप्लाई वही होगा। अब यहाँ पे भी जैसे है ना 20.25, तो कोई पॉइंट वाली फॉर्मूला नहीं रखनी जैसे रॉ डेटा में रख रहे थे, डायरेक्ट आंसर लिखना है कि 20.25, तो CF में देखते हैं 20 से बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है, तो 25 के सामने वाला आंसर ये हमारा क्वार्टाइल, बराबर ना? ये Q1 हो गया कि 20 से बड़ा नंबर 25, उसके सामने वाला आंसर 18, तो मतलब यहाँ पर हमारा Q1 इक्वल टू 18 हो गया, Q1 की वैल्यू मिल गई हमें, सिंपल, बराबर। फिर दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, D4 ढूंढना है, D4, तब उसके लिए भी वही कि 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, इसमें डिवाइड बाय 10 लिखना है ना डेसिमल में, ठीक है? तो यहाँ पर 4 इंटू n प्लस 1, 80 प्लस 1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन, तो क्या आ जाएगा आंसर उसमें, 80 प्लस 1, 81 डिवाइड 10, तो 8.1, और 8.1 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32.4 हो जाएगा, 32.4 ऑब्जर्वेशन, बराबर। मैं ओरल कर रहा हूँ, आप लोग भले कैलसी से कर सकते हैं ना। तो 81 डिवाइड 10, 8.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 32.4। अब यहाँ पर भी फिर से वही कि 32 से बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है CF में, 32 से बड़ा आंसर 47, और 47 के सामने वाला आंसर 90, ठीक है ना? बिना कोई कैलकुलेशन सीधा यही लिखना है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा कि D4 का आंसर मिल जाएगा हमें 19, फोर्थ डेसिमल हमारा 19 है, क्लियर? हाँ, तो ये हुआ, और फिर क्या फाइंड करना है हमें, P32 ढूंढना है, P32, तो उसका हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ 32 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 1 अपॉन 100, 80 प्लस 1 अपॉन 100th ऑब्जर्वेशन, तो अब इसमें कितना आ जाएगा, अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 0.81 इंटू 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसमें 3 से करेंगे पहले 0, 3, और वहां हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू हमारी 25.92, बराबर। यही आया ना आंसर, कितना आया, तो 25.92 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे वो नई चीज है, यहाँ पे खाली एक नई बात, ठीक है? अब यहाँ पे नई बात क्या है हमारी, तो यहाँ पे पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे थे उससे बड़ा नंबर हम लोग देख रहे थे, उससे बड़ा नंबर। अब क्लियरली सुनना कि हम हमेशा उससे बड़ा नंबर देख रहे थे, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर आए तो, कि जैसे यहाँ पे आया 20, यहाँ 40 आया, अगर एग्जैक्ट 47 ही आता तो, अगर एग्जैक्ट 47 आता तो फिर बड़े पे नहीं जाते, तो बड़ा नहीं जाते, तो फिर उसके सामने वाला ही आंसर। एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो फिर हम लोग उससे बड़ा जाते हैं कि भाई 40 एग्जैक्ट नहीं है तो 40 से बड़ा 47, 20 एग्जैक्ट नहीं है उससे बड़ा 25, 32 एग्जैक्ट नहीं है तो उससे बड़ा 47, बराबर ना? एग्जैक्ट हो तो फिर उसके सामने वाला ही आंसर लेते हैं, एग्जैक्ट ना हो तो उससे बड़ा आंसर लेते हैं हम लोग। और जब एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में आती हो तो, कि जैसे 25.92, तो 25.92 में
25 एग्जैक्ट है और 0.92 उससे थोड़ा आगे जाना है, तो फिर तो ऐसी सिचुएशन में जब एग्जैक्ट आंसर आपका आता हो ना पॉइंट में, तो हमें पॉइंट वाली फॉर्मूला लगानी, और ऐसी सिचुएशन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आएगी। ये एक ही सम में है, बाकी सम में इतना ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है ना, ये समझाने के लिए है सिर्फ। बाकी रॉ डेटा में ऑलमोस्ट डायरेक्ट आंसर ही आता है कि जो नंबर हो उससे बड़ा देखना है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आ जाए, 25 जो है वो एग्जैक्ट आ रहा है, तो फिर फॉर्मूला, अगर 25 होता खाली पॉइंट भी नहीं होता तो 25 का सीधा आंसर 18, लेकिन अगर 25 नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, पॉइंट में है, तो फिर हमको पॉइंट वाली फॉर्मूला जैसे हम लोग पहले यूज कर रहे थे ना रॉ डेटा में, उसकी तरह। तो यहाँ पे एक सिचुएशन में हमारी फॉर्मूला लगेगी कि कैसी फॉर्मूला, वही जैसे आगे लगाते थे कि 25 ऑब्जर्वेशन, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 0.92, 0.92, अब ये 25 एग्जैक्ट है ना, तो उससे बड़ा कौन सा, 47th ऑब्जर्वेशन। हम उसमें क्या कर रहे थे कि अगर सपोज 25 आया तो 25 से बड़ा 26, अब यहाँ 26 थोड़ी है सीएफ में, हम सीएफ में देख रहे हैं, तो उससे बड़ा आंसर कौन सा है हमारा, 47 है, 47 है ना, ठीक है ना। तो वो लिखना है कि 25 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92 और ब्रैकेट में 25 से बड़ा नंबर 47 है, तो 47th ऑब्जर्वेशन माइनस माइनस फिर से वही 25th ऑब्जर्वेशन। ये चीज ध्यान में रखना बेटा, जैसे हम रॉ डेटा में ढूंढ रहे थे, यहाँ पर भी जब एग्जैक्ट आता हो ये CF तो ही ये फॉर्मूला लगानी है, एग्जैक्ट ना हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है, उससे बड़ा नंबर सीधा देखना है। तो यहाँ 25 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.92 ब्रैकेट में 25 से बड़ा है 47, तो 47 ऑब्जर्वेशन माइनस 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखें कि जैसे 25 ऑब्जर्वेशन, 25 आंसर नहीं है, 25 वाला ऑब्जर्वेशन, तो 25 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 18 है, तो 25 ऑब्जर्वेशन 18 प्लस ये 25 ऑब्जर्वेशन यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि 18 प्लस 0.92 ब्रैकेट में 47 ऑब्जर्वेशन, तो 47 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 19, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला ही आएगा ना, तो भाई 19 और माइनस 25 ऑब्जर्वेशन फिर से 18। अब उसकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में 18 प्लस 0.92 और यहाँ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई तो 0.92 ही रहेगा और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 18.92, ये हमारा P32 मिला, 18.92। अरे बात ध्यान, डिस्क्रीट डेटा में कैसे ढूंढना पता चल रहा है ना। हाँ, और डायरेक्ट ऐसा नहीं कि यहाँ 0.92 आया तो 18.92 ही लिख दें, ये तो इसमें -1 आया, सब में माइनस थोड़ी 1 आएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट ही रहे उसमें, तो ये फॉर्मूला यूज करें। तो ये डिस्क्रीट डेटा में हमें यूज करना है वही सेम फॉर्मूला जो रॉ डेटा में यूज कर रहे थे, पर यहाँ CF के बेस पर, और फॉर्मूला ऑलमोस्ट यूज नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर ही लिख देना है उसमें, सिर्फ अगर एग्जैक्ट आंसर आता हो CF का तो हमें फॉर्मूला यूज करना, अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो फॉर्मूला, ऐसी फॉर्मूला यूज नहीं करनी, सीधा आंसर ही लिखना। पक्का माइंड में बैठ रहा है ना थोड़ा, ठीक है ना, चलो ठीक है, लिख दो इसे, ये डिस्क्रीट डेटा, उसकी फॉर्मूला और ये सम वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, तो फिर कंटिन्यूस डेटा, वो कंटिन्यूस डेटा के फॉर्मूलाज भी देखे। अब देखो कंटिन्यूस डेटा के लिए देखें तो भाई कंटिन्यूस डेटा जिसके अंदर क्लास दिए गए होते हैं, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, उसके हिसाब से अब सॉल्व करना है ना। अब उनमें हमें मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वो सब फाइंड करने हैं, तो उसके लिए अलग फार्मूला, और अलग नहीं, कोई न्यू फार्मूला नहीं है, ये वही फार्मूला है जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में यूज करते थे। 10th स्टैंडर्ड में मीडियन फाइंड करते थे तो फार्मूला आती थी, याद है किसी को, याद है, नहीं है, चलो नहीं भी याद हो तो ठीक है, कि हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे ही, फिर से याद करेंगे ही, तो ध्यान देना कि कंटिन्यूस डेटा में अगर हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए वही फार्मूला जो 10th में यूज कर रहे थे, वो फार्मूला आएगी L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना, H लिखते थे, या अभी हम लोग लिखेंगे उसमें C क्लास लेंथ, H कहो हाइट या C कहो क्लास लेंथ, बात एक ही है, यही फॉर्मूला आती थी ना, है ना भाई, मीन, मीडियन, मोड 10th में तो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उसमें हमने फाइंड किया ही था।
कि मीडियन की फॉर्मूला L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, यही फॉर्मूला के हिसाब से अब भी सॉल्व करना है, ठीक है। और इस सब में कैसे मटेरियल रखना है वो सब भी हम रिवाइज करेंगे। अब मीडियन ये क्वार्टाइल फाइंड करना है अगर क्यू जे, तो उसमें L प्लस जे इंटू एन बाय फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, बराबर। सिर्फ यही फर्क कि यहाँ n बाय टू आता है और j नहीं आता, क्योंकि मीडियन की तो एक ही वैल्यू आती है। यहाँ पे n बाय टू की जगह n बाय फोर और मल्टीप्लाई बाय j, जो क्वार्टाइल पूछे, क्वार्टाइल 1 2 3 जो भी पूछे आपको वो j पे रखना है ना, यही खाली डिफरेंस, बाकी तो फॉर्मूला के मटेरियल सेम है कि नहीं। तो क्वार्टाइल में यही सिर्फ n बाय टू की जगह n बाय फोर। डेसाइल भी अगर ढूंढना है dj कहेंगे हम लोग, तो L प्लस j इंटू एन बाई 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ j इंटू एन बाय फोर था, यहाँ n बाय 10 हो जाएगा, डेसाइल है डिवाइड 10 होगा। और वही अगर परसेंटाइल में ढूंढना है तो L प्लस j इंटू एन बाय 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, बराबर। सेम फॉर्मूला सबके लिए, बस खाली डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ n बाय टू, n बाय फोर, n बाय 10 और n बाय 100 होगा, इसका डिफरेंस, बाकी सब सेम, ठीक है ना। और ये सब ढूंढना कैसे है वो अब एक एक करके समझे ना, कि ये मटेरियल्स हमें फाइंड कैसे करने हैं, आपको एक ध्यान में आ जाएगा तो बाकी सब सेम मेथड से ही करना है कि नहीं। तो चलो देखो, अब जो है वो 3.4 का हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, पहले थर्ड किया था डिस्क्रीट डेटा, अब सेकंड देखें कंटिन्यूस डेटा का। इसमें दिया हुआ ना, द फॉलोइंग टेबल शो अ डेटा अबाउट अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर बाय अ सेल्समैन ऑन डिफरेंट डेज, कि भाई कोई सेल्समैन है, रोज दूर दूर तक सेल्समैन करने के लिए जाता है ना, सामान बेचने के लिए जाता है, तो उसका डेटा यहाँ पर दिया हुआ। डेटा में है डिस्टेंस ट्रैवल एंड नंबर ऑफ डेज, कि पहले में जैसे 0 to 100 मतलब 0 से 100 किलोमीटर के बीच में सेल्समैन जाता हो, ऐसे 5 दिन थे, बराबर। मतलब 5 दिन ऐसे हैं जिसमें 100 किलोमीटर तक वो जाता है। फिर 100 to 200 जाता है, ऐसे 18 डेज हैं, मतलब 18 दिन ऐसे हैं कि जिसमें 100 से 200 किलोमीटर दूर तक भी वो जा रहा है सेल्समैन करने के। फिर 2 to 300 जाता हो, ऐसे 24 डेज है, बराबर ना, ऐसे पूरा डेटा दिया हुआ है भाई। तो इसके हिसाब से हमें फाइंड करना है मीडियन, Q3, D8 और P62, चारों ढूंढने हैं, फाइंड करना है ना चारों, और उसमें फिर इंटरप्रेट भी करना है। एक इंटरप्रेट करना रह गया था हमारा डिस्क्रीट डेटा में जैसे था, कि उसमें इंटरप्रेट करना है, तो वो भी अभी इसके साथ बता रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, वो उसमें बताना रह गया था, तो मैं अभी इसके थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले तो वैल्यू फाइंड करें, जैसे नॉर्मल फाइंड करते हैं वैसे ढूंढे हम लोग। तो चलो अब मीडियन फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन लिख देना कि यहाँ पर क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 है कि यहाँ पर क्लास दिए गए हैं, पहले हम लोग क्लास लिख दें। तो क्लास में है 600 तक है ना, तो 0 to 100 ये फॉर्मूला, फिर यहाँ पर 100 to 200, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 600 क्लास, और उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या दिया हुआ है, तो 5, 18, 24, 18, 24, 7, 5, 1, 7, 5, 1, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मीडियन फाइंड करें। अब देखो, इसके जरिए भी अगर हमें मीडियन फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमें CF ही ढूंढना पड़ेगा। पहला काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना, बराबर ना, वही काम है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो फार्मूला में भी तो CF चाहिए ना। तो जैसे डिस्क्रीट डेटा में CF ढूंढा था, वैसे इसके लिए भी पहले हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड करेंगे हम लोग CF, वही पहला नंबर सेम, फिर आगे प्लस करते हुए आएंगे। तो पहला नंबर सेम ही लिखेंगे 5, फिर 5 और 18 23 और 24 तो 47, 47 और 7 54 एंड 5 59, 59 एंड 1 तो 60। फ्रीक्वेंसी का टोटल 60 है, ऐसा है ना, बराबर। चलो ये मिल गया। अब इसके बेस पर हम फाइंड करें। अब सबसे पहले मीडियन फाइंड करें। तो देखो मीडियन के हमारी फॉर्मूला वही है कि मीडियन इक्वल टू L प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, ये है। लेकिन इन सब में वैल्यू क्या रखनी है, वो वैल्यू पहले हम लोग फाइंड करें कि इन सब में मटेरियल रखने क्या है, L पे क्या रखें, CF पे क्या रखें, F पे क्या रखें, पहले ये सब ढूंढना पड़ेगा ना। तो पहले साइड में ये सब फाइंड करेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखेंगे हम लोग। तो ये सब फाइंड करना है तो वो ऐसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले अगर मीडियन ढूंढना है तो सबसे पहला काम हम मीडियन क्लास ढूंढते हैं। मीडियन ढूंढना है तो पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास कौन सा है, किसके बीच में आंसर आएगा वो, बराबर। तो भाई मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन क्लास ढूंढेंगे हम लोग इसके जरिए, n/2 के जरिए। यही हमारी मेन थिंग है, बराबर। मेन चीज यही है जिसके बेस पर सम होता है। तो भाई n/2 के जरिए हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे पहले करेंगे n/2, n पे रखेंगे वही टोटल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 60, तो यहाँ पर 60/2, तो 60/2 हो गया 30, 130। तो अब यहाँ पर CF में, जैसे हम डिस्क्रीट में कर रहे थे, कि CF में देखेंगे कि 30 से बड़ा आंसर कौन सा है, 30 से बड़ा आंसर कौन सा, तो 30 से बड़ा आंसर होगा 47। उसके सामने वाला क्लास वो हमारा मीडियन क्लास हुआ, ठीक है ना। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, जो n/2 आया उससे बड़ा नंबर CF में देखेंगे, उसके सामने वाला क्लास, मतलब मीडियन क्लास हमारा हो गया 200 to 300। ये मीडियन क्लास का मतलब ये होता है कि जो आखिरी का हमारा आंसर मिलेगा ना मीडियन का, वो 200 और 300 के बीच में ही मिलना चाहिए। ये मीडियन क्लास है, इसके बीच का ही आंसर होगा। अगर ऊपर नीचे आंसर आ रहा है मतलब हमने से कहीं सब में गड़बड़ कर दी है, बराबर। इनके बीच का ही आंसर मिलेगा, तो इसलिए n/2 किया तो उसके बेस पर लिख देंगे हम लोग m क्लास, मीडियन क्लास हो जाएगा 200 to 300, बराबर। अब इसके बेस पर ये सब जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। इनके बेस पर फाइंड करें, जैसे सबसे पहले फाइंड करें L। L मतलब कहते हैं लोअर क्लास वैल्यू। L मीन्स क्या कहलाता है, लोअर क्लास वैल्यू कहलाता है, कि जो क्लास मिला ना उसमें लोअर वैल्यू ये, तो L पे लिखेंगे ये 200, बराबर। पहले नोट करते जाना बेटा कि भाई L मतलब लोअर क्लास वैल्यू कहेंगे, क्लास की लोअर वैल्यू, तो L पे 200। फिर दूसरा मटेरियल चाहिए हमें n/2, जो जो चाहिए वो पहले साइड में लिख दो, और लिखना ही है बुक में भी, ठीक है, ओरली नहीं, लिखना है वो। फिर L के बाद n/2, तो n/2 ढूंढ लिया कि n/2 का सीधा आंसर 30, बराबर, वो फाइंड कर लिया n/2। फिर CF, अब CF पे क्या लिखेंगे, तो देखो CF ढूंढना है तो वो ऑफकोर्स CF की लाइन में ही ढूंढना पड़ेगा ना, नाम ही CF है तो उसको CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन में ही ढूंढेंगे। और कैसे ढूंढेंगे, तो जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला CF, क्लास के सामने वाला नहीं, उसके ऊपर वाला CF लिखते हैं। CF में हमेशा क्लास के ऊपर की वैल्यू लिखी जाती है, बराबर। जो हमने यहाँ पर क्लास लिखा है उसके ऊपर की वैल्यू, जो हमें n/2 मिला उससे छोटी वैल्यू, ऐसे तो सिंपल क्लास के ऊपर की वैल्यू, 10th में भी ऐसा ही करते थे ना। तो क्लास के ऊपर की वैल्यू CF में कौन सी है, तो 23, बराबर ना, CF में वो। फिर F में, तो F में F की लाइन में ढूंढेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो उसे फ्रीक्वेंसी की लाइन में ढूंढेंगे। फ्रीक्वेंसी में जो क्लास मिला उसके सामने का आंसर, क्लास के सामने का आंसर वो हमारी फ्रीक्वेंसी, तो भाई फ्रीक्वेंसी है 24, बराबर ना, क्लास के सामने। और C क्लास लेंथ करते हैं, तो क्लास लेंथ में तो जितने जितने का गैप है कितना, 100। अब ये सब मटेरियल उसमें रखेंगे फॉर्मूला में और सम सॉल्व करेंगे। ध्यान आ रहा है ना ये, तो ये सब वैल्यू अगर रखें हम लोग तो भाई, अब यहाँ L, तो L पे रखेंगे हम लोग 200 प्लस n/2, तो n/2 पे 30, ये बाय 2 डिवाइड 2 करके ही रखा है ना, तो 30 को और डिवाइड मत करना भाई, कि फिर से 30 डिवाइड 2 करवा, वो डिवाइड 2 करके ही आंसर है 30, तो n/2 पे 30। CF, तो CF पे लिखेंगे ये वैल्यू 23, है ना, CF पे क्लास के ऊपर की वैल्यू, F पे क्लास के सामने की वैल्यू, ठीक है। तो उनके हिसाब से CF की वैल्यू 23, F की वैल्यू 24, और इनटू C, तो C की वैल्यू 100, बराबर। अब इसकी कैलकुलेशन करें, बराबर। अब 10th में कैलकुलेशन करते थे तो आपको तो माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब जो है वो रफ पेज पे करना पड़ता था, अब तो आपके पास कैलकुलेटर है, सबसे बड़ा फायदा,
है कि नहीं? अब तो ये सीधी कैलकुलेशन हो जाती है कैलसी से। तो अब यहाँ कैलकुलेशन में 200 प्लस पहले माइनस करेंगे हम लोग, तो 30 माइनस 23 7 अपॉन 24 इंटू 100। तो अब यहाँ पर भी प्लस बाद में करना है, पहले ये माइनस किया, अब इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड और फिर 200 से प्लस, ठीक है? तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अब तो कैलकुलेटर से कर लो, 7 इंटू 100 700, तो 700 डिवाइड बाई 24 कितना आ जाएगा? 29.17। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 29.17 एंड फाइनली इन दोनों का प्लस, तो 229.17 ये हमारे मीडियन की वैल्यू है, ठीक है? ये मीडियन की वैल्यू मिली, ऐसे फाइंड करना है, पता रहेगा ना कैसे, ठीक है? नहीं पहले मटेरियल फाइंड करो फिर फॉर्मूला में रखो। अब मीडियन के बाद क्या ढूंढना है? क्वार्टाइल ढूंढना है, Q3। तो Q3 की फॉर्मूला भी पहले यहाँ पे लिख दो कि Q3 की फॉर्मूला लिख दो, फिर उसका मटेरियल, हर एक के लिए मटेरियल अलग अलग ढूंढना है। एक बार ढूंढ लिया सब में वही रखेंगे ऐसा मत करना भाई, सब में अलग अलग होगा। लक बाय चांस चलो एक दो में सेम आ जाए वो ठीक है, पर सब में ही सेम होगा, जो CF यहाँ रखा वही CF सब में रखते जाए, ऐसे नहीं करना है, हर एक का मटेरियल अलग फाइंड करना है, ठीक है? ये गलती मत करना कि एक ढूंढ लिया आप सब में यही रखते जाएंगे, ऐसे नहीं, हर एक में ये प्रोसेस करनी है। Q3 तो फॉर्मूला लिखेंगे L प्लस 3 इंटू एन बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, बराबर? ये रखी जाएगी फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के हिसाब से जो है वो हम यहाँ पर फिर से मटेरियल ढूंढे, इसमें जैसे मटेरियल ढूंढा था n/2 से, यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे पहले 3n/4 से, 3 है Q3 तो उसके जरिए 3 है वो 3 के साथ ही है 3n/4, वहाँ n/2 किया तो n/2 से मीडियन क्लास ढूंढा ना, अब इसमें ये n/4 से क्वार्टाइल क्लास ढूंढेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे हम लोग फाइंड करें कि 3 इंटू n/4 मतलब कि 3 इंटू एन पे रखना है हमें 60/4, तो कितना आ जाएगा उसमें कि 60 डिवाइड बाय 4 करो 15 और 15 इंटू 3 कर, पहले डिवाइड 60 डिवाइड 4 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा वो, तो 45। और फिर हम लोग चेक करेंगे CF में 45 से बड़ा नंबर कौन सा है, 47, उसके सामने वाला क्लास। देखो लकीली ये मिला है, सब में सेम नहीं मिलेगा, कि यहाँ देखो सेम ही आया है, सब में सेम नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना भाई, अलग अलग ढूंढना है। तो यहाँ पर भी 45 से बड़ा 47 CF में उसके सामने का क्लास, तो मतलब यहाँ पे भी लिख दिया जाएगा कि Q3 क्लास, Q3 ढूंढना है, Q3 M हो तो M क्लास, तो Q3 क्लास 200 to 300 हुआ, कि Q3 क्लास ये हुआ। अब इसके बेस पर ये सब ढूंढे कि जैसे पहले L पे हम लोग लिखेंगे लोअर क्लास वैल्यू, तो लोअर क्लास वैल्यू 200, 3n/4, तो 3n/4 की पूरी वैल्यू हमने ढूंढ ली 45, तो उसमें पूरा ही लिखेंगे हम लोग 45। फिर CF, तो CF पे हम लोग लिखेंगे जो क्लास है उसके ऊपर का CF में उसके ऊपर, तो क्लास के ऊपर का CF कितना, तो 23, बराबर? फिर F पे, तो F पे लिखेंगे जो क्लास है उसके सामने का F पे उसके सामने की वैल्यू, तो सामने की वैल्यू कितनी, तो 24। और C क्लास लेंथ है, तो क्लास लेंथ तो 2 to 300 100 का ही क्लास लेंथ है, ठीक है? और अब फिर से ये सब मटेरियल यहाँ पे रखें, फिर से वैसे ही करें हम लोग, तो भाई L पे रखेंगे हम लोग कितना, 200 प्लस 3n/4, तो 3n/4 की पूरी वैल्यू है 45, फिर कोई डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 फिर नहीं करना है, यहाँ कर दिया ना मल्टीप्लाई डिवाइड सब, तो वो डायरेक्ट आंसर 45। CF, तो CF पे लिखेंगे 23, F, तो F पे 24 और इंटू 100, हुआ कि नहीं वैसे, ठीक है ना? अब इसमें भी वैसे ही कैलकुलेशन, पहले माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पहले माइनस कर दें कि 200 प्लस 45 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना, 22 अपॉन 24 इंटू 100, ठीक है? हाँ कट होता है, आप लोग 10th में इसको करते थे ना कि कट कर दें फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बराबर? तो लास्ट ईयर आपको कैलकुलेटर था नहीं, तो अब भी यहाँ पे कट करके फिर कैलकुलेशन करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर दो तो भी आंसर वही मिलना है यहाँ पे, तो भले सीधा ही कर दो इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे डिवाइड,
तो 2200 डिवाइड 24 कितना हो जाएगा 91.67। तो 200 प्लस 91.67 बराबर, तो कितना हो जाएगा टोटल 291.67। ये Q3 का आंसर हमारा कि 291.67। आएगी बात ध्यान, कैसे फाइंड करना है कंटिन्यूस डेटा में पता चल रहा है। और हाँ देखो इंटरप्रिटेशन, हाँ डेसाइल और वो भी फाइंड कर रहे हैं, पर जिसमें जो इंटरप्रिटेशन दिया ना कि इंटरप्रेट करो, मतलब एक्सप्लेन करो कि इसका मतलब क्या है। पहले डिस्क्रीट डेटा में भी ये बताना रह गया था, तो अब उसके साथ ही बता रहा हूँ कि इंटरप्रेट करना मतलब कि भाई इसके बारे में सेंटेंस लिखना है कि भाई ये सेंटेंस क्या बताता है कि 229.17 इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब ये है, जैसे हमने परसेंटेज वाइज देखा था कि परसेंटेज में मीडियन मतलब कितने परसेंटेज होता है, 50% होता है ना। तो इंटरप्रिटेशन में वो परसेंटेज वाइज हमें सेंटेंस लिखना होता है। अब ये डेटा किसके बारे में है, तो दिया हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड और नंबर ऑफ डेज है कि सेल्समैन कितने दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि मीडियन वो 50% होता है। तो इंटरप्रिटेशन ऐसा हुआ कि जो 60 दिन थे, टोटल कितने दिन थे 60 दिन, तो 60 डेज में से 50% डेज, 50% मतलब 30 दिन का, तो 50% डेज वो 229.17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मतलब जितने भी दिन का डेटा है उसमें से 50% डेज, आधे से ज्यादा दिन, आधा ही दिन अगर कहो तो वो 229 किलोमीटर कवर करता है। ये इंटरप्रिटेशन हुआ कि इसमें डिस्टेंस का है, तो वो डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे कि भाई 50%, ये मीडियन 50% बताता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन 50% डेज, इन 50% डेज salesman traveled 229.17 किलोमीटर। कि 50% देखो कभी वो 100 किलोमीटर जाता है, कभी 500 भी जाता है, अलग अलग होता है, पर 50% डेज में वो 229 किलोमीटर जा रहा है। ये इंटरप्रिटेशन होता है। अब सपोज Q3 है कि Q3 कितने परसेंटेज बताता है, तो 75% बताता है। हमने कल ये परसेंटेज में लिखवाया था कल, तो ये 75%। तो अगर Q3 मिला है इसका मतलब ये है कि भाई वो सेल्समैन 75% डेज, 75% दिनों में वो 291 किलोमीटर जाता है। जितने भी दिन है मतलब 75% डेज वो एवरेज 291 किलोमीटर जा रहा है, ऐसा। यही बात ध्यान, ये इंटरप्रिटेशन परसेंटेज वाइज रखते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्वार्टाइल ये दोनों लिख दो, तो फिर जो डेसाइल इन परसेंटाइल ढूंढना है वो भी हम लोग ढूंढेंगे। ये दोनों लिख दो तो वो दोनों फिर फाइंड करें। देखो अब जैसे D8 हमें फाइंड करना है ना, 8th डेसाइल हमें ढूंढना है, तो पहले उसकी भी फार्मूला लिख दो कि भाई L प्लस 8 इंटू n बाई 10, डेसाइल है तो वो n बाई 10 और आगे 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 इंटू n बाई 10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, बराबर। अब इसके लिए भी मटेरियल फाइंड करें ना पहले, और मटेरियल से भी पहले सबसे पहले डेसाइल क्लास ढूंढ लेंगे, D8 क्लास ढूंढ लें कि क्लास कौन सा आ रहा है, बराबर। तो D8 क्लास ढूंढने के लिए इसमें भी क्या करेंगे, इसके सहारे ही ढूंढेंगे, 8 इंटू एन बाई 10, इनके सहारे हम ढूंढे। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे 8 इंटू एन बाई 10, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू एन पे लिखेंगे हम लोग कितना, तो 60 बाय 10 कितना हो जाएगा 48, 48 होगा ना, 60 बाय 10 6 और 6 इंटू 8 तो 48। और CF में ढूंढेंगे 48 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 48 से बड़ा नंबर 54 है, और 54 के सामने वाला क्लास ये D8 क्लास। अब क्लास बदला ना, पहले दोनों में भले वो इत्तेफाक से सेम आ गया, सब में थोड़ी सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 48 से बड़ा नंबर CF में 54, उसके सामने वाला क्लास 3 to 400, ये हमारा D8 क्लास है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि D8 क्लास वो कितना मिला हमें, 300 to 400। इनके बेस पर ये सब मटेरियल ढूंढे। तो जैसे पहले L चाहिए फॉर्मूला में, L लोअर क्लास वैल्यू, तो वो लोअर क्लास वैल्यू 30,
बराबर, सॉरी 300, फिर 8n/10, तो 8n/10 की वैल्यू हो गई 48। फिर उसके बाद सी एफ, तो सी एफ में लिखें कि सी एफ में जो क्लास मिला है उसके ऊपर का सी एफ, सी एफ में ऊपर की वैल्यू, तो ऊपर की वैल्यू कितनी है इसमें 47। फिर एफ, एफ पे जो क्लास मिला है उसके सामने की वैल्यू, तो उसके सामने की वैल्यू 7 एफ पे। और सी क्लास लेंथ है, तो क्लास लेंथ कितने का है, तो क्लास लेंथ 100 का, बराबर। अब ये सब वहां पे रखेंगे, फिर से जैसे काउंट कर रहे थे वैसे ही। तो भाई एल पे 300 प्लस 8n/10, वो वैल्यू मिल गई 48, माइनस सी एफ, तो सी एफ पे 47, एफ, तो एफ पे 7 है और सी पे 100। तो कैलकुलेशन करें अगर, तो 300 प्लस 48 माइनस 47, 1/7 इंटू 100। तो इनमें मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 100 100, और 100 डिवाइड 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा 14.29। हाँ 29 होगा, पीछे 5 दिया हुआ ना, 2857 हो रहा है, तो पीछे का नंबर 5 है, उससे बड़ा हो तो एक नंबर बढ़ा देते हैं, 28 नहीं लिखते 29 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 14.29, ठीक है। तो इसमें वैल्यू दोनों का प्लस कर दें तो D8 मिल जाएगा हमें 314.29, ये D8 की वैल्यू मिली। अरे बच्चन थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा है कंटिन्यूस डेटा कैसे करना है, ठीक है। और अब फिर क्या ढूंढना है, लास्ट P62, तो अब P62 फाइंड करें, तो P62, अब उसकी फार्मूला में L प्लस यहाँ पर 62n/10 है ना, 62 है तो 62, और हाँ सॉरी n/10 नहीं, n/100 परसेंटाइल के लिए, 62n/100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। और अब इनमें भी वैल्यू फाइंड करें तो इसमें भी पहले परसेंटाइल क्लास P62 क्लास ढूंढना होगा, और वो भी इसके बेस पर ही मिलेगा हमें कि 62n/100 उसके बेस पर। यहाँ साइड में हम लोग फाइंड करेंगे, और ये मटेरियल लिखना, ये लिखना फिर फॉर्मूला फाइंड करना, खाली यही मत लिखना है एग्जाम में भी। तो यहाँ 62n/100, तो 62n पे लिखेंगे 60/100, तो कितना हो जाएगा 0.6, और 0.6 इंटू 62 37.2, क्या आ जाएगी वैल्यू 37.2। अब कैलसी से करो, 60 डिवाइड 100 0.6 और इंटू 62 तो 37.2, ठीक है। तो चलो अब ये मिला, अब इसके बेस पर CF में ढूंढेंगे 37 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 37 से बड़ा नंबर 47 है, तो 47 के सामने वाला क्लास, चलो इसमें भी फिर से वही मिला 2 to 300 ना, क्लास सेम आता है, आंसर सब में सेम नहीं आते हैं, और वो भी यहाँ पे ठीक है 3 में सेम आ गया, सब में ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर भी P62 क्लास, तो P62 क्लास हमारा कौन सा हुआ, तो 200 to 300 हुआ। अब इनके बेस पर ये सब मटेरियल ढूंढे, जैसे पहले L लोअर क्लास वैल्यू, तो वो लोअर क्लास वैल्यू 200, फिर CF है ना, ये 62n/10 उसकी वैल्यू हो गई 37.2, उसकी वैल्यू आ गई। फिर CF, तो CF में जो क्लास मिला उसके ऊपर का नंबर ये 23। फिर F में जो क्लास मिला उसके सामने का नंबर, तो सामने का नंबर ये 24। और C पे तो क्लास लेंथ 100 का ही है। फिर से ये मटेरियल भी यहाँ पे रखें कि जैसे L, तो L पे 200 प्लस 62n/100, तो वो मिल गया हमें 37.2, माइनस CF, तो CF पे 23, F पे 24 और इंटू C पे 100। क्लियर, चलो अब इनमें प्लस माइनस अगर करें तो ये 200 प्लस इनका माइनस करें तो कितना हो जाएगा कि 37.2 माइनस 23 करेंगे तो 14.2 बचेगा, 14.2 और अपॉन 24 इंटू 100, ऐसे होगा ना, बराबर। हाँ, दोनों का माइनस 14.2 अपॉन 24 इंटू 100, तो पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड,
तो 14.2 इंटू 100 1420 और डिवाइड बाय 24, तो डिवाइड 24 कितना 59.17, तो 200 प्लस 59.17, तो आंसर मिल जाएगा हमें 259.17, ये P62 का आंसर मिला ना आंसर। ये पता चला कंटिन्यूस डेटा में भी कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस डेटा, दोनों मेथड आज की याद रखना भाई, पक्का लिख लो। चलो, और आज ये लिख दो, आज ये लॉन्ग क्वेश्चंस थे ये हुए, जो एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग कल देखेंगे फिर, ठीक है।